रवि और मोहित दो दोस्त अपनी कार में घूमने जा रहे थे। वो घने जंगल के बीच से अपनी कार को 80 किलोमीटर की रफ्तार से चला रहे थे। मोहित, गाड़ी थोड़ा धीरे चलाओ यार, रास्ते में कोई आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे भाई, ये जंगल है, जंगल के इस रास्ते कोई नहीं आता जाता। मुझे पता है कोई नहीं आता जाता, पर जानवर भी तो हो सकता है जो हमारी गाड़ी से टकरा जाए। मुझे किसी जानवर की परवाह नहीं है, मुझे तो बस जल्द से जल्द अपने फार्म हाउस पहुंचना है ताकि हम वहां जाकर एंजॉय कर सके। पर यार, जानवर भी तो प्रकृति का हिस्सा है, उनकी जान नहीं होती क्या? चल अब लेक्चर मत दे, मुझे बस जल्द से जल्द फार्म हाउस पहुंचना है। तभी उनकी कार से कोई जानवर टकराता है। रवि और मोहित कार से नीचे उतरते हैं और देखते हैं। कहा था ना मैंने, गाड़ी धीरे चला, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ले, हो गया। इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? ये बस एक हिरन ही तो है। चलते हैं, अपना टाइम खराब हो रहा है। पर इस हिरन को ऐसे ही छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? ये अभी मरा नहीं, इसकी सांसें चल रही है। अबे तो क्या घर लेके जाएगा इसे? नहीं मरा है तो मर जाएगा। चल कार में बैठ, देर हो रही है मुझे। रवि और मोहित जैसे ही कार में बैठने जाते हैं, रवि को कुछ सरसराने की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है। अरे ये क्या हुआ भाई अब तुझे? अबे यार मोहित, वो हिरन कहाँ चला गया? अभी तो यही था। अबे तो जाने देना, वो भाग गया होगा, हमें उससे क्या। चल जल्दी कार में बैठ, हमें देर हो रही है। पर यार वो घायल था तो ऐसे कैसे जा सकता है? अब तू मेरा दिमाग खराब करना बंद करेगा कि अब चलेगा यहाँ से? रवि और मोहित कार में बैठ जाते हैं। रवि थोड़ा डरा हुआ रहता है। तभी मोहित को सामने दो आंखें अंधेरे में चमकती हुई दिखाई देती है। मोहित कार की हेडलाइट ऑन करता है तो वहाँ पर कुछ नहीं होता। क्या हुआ मोहित? अबे यार रवि, मुझे अंधेरे में दो आंखें दिखाई दी यार। आंखें? कैसी आंखें? कुछ नहीं, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। मोहित कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर कार स्टार्ट नहीं होती है। और फिर रवि बोलता है, क्या हुआ यार, कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? पता नहीं यार क्या हो गया। मैं नीचे उतर के देखता हूँ। मोहित कार का इंजन चेक करता है तो वो देखता है कि कार के इंजन से धुआं निकलता है। सत्यानाश! क्या हुआ भाई? यार कार का इंजन तो गया, अब तो हम कभी भी टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। तभी रवि भी कार से बाहर निकलता है और दोनों परेशान हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। वो दोनों ये सोच ही रहे थे कि तभी उनके कार के ऊपर कुछ धड़ाम से गिरता है। दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। ये क्या? ये कहां से आ गया? इस हिरन को किसने फेंका यहाँ पर? तभी झाड़ियों से कुछ सरसराने की आवाज आती है। दोनों चौंक जाते हैं। अबे रवि, क्या था वो? पता नहीं यार, ऐसा लगा कोई जानवर ही था। तभी मोहित को फिर से वही दो चमकती हुई आंखें झाड़ियों से दिखाई देती है और गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। रवि और मोहित दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। वो दोनों अपनी कार को छोड़कर भागना शुरू कर देते हैं। रवि भाग जल्दी यहाँ से। पर मोहित, ये कौन सा जानवर है? रवि और मोहित के पीछे एक नर भेड़िया दौड़ रहा होता है। उसके नुकीले दांत और खूंखार जैसा दिखने वाला वो जीव नर भेड़िया था। रवि और मोहित दोनों अपनी जान बचाने के लिए दौड़ ही रहे थे। तभी अचानक रवि को ठोकर लग जाती है और वो गिर जाता है। रवि उठ और भाग वहां से। मोहित मुझे बचा भाई। तभी वो नर भेड़िया उस पर झपट पड़ता है और रवि की टांग पर काट लेता है। रवि किसी तरह अपनी जान बचाता है और घायल अवस्था में खुद को बचाता हुआ मोहित के पास आ जाता है और दोनों एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। मोहित, मुझे जल्दी से घर ले चल भाई। अबे ये गाँव तो बहुत गहरा लग रहा है। मोहित किसी तरह रवि को उस जंगल से ले जाकर अपने घर पहुंचा जाता है। रवि दर्द से चिल्ला रहा होता है। मोहित उसे पेन किलर की कुछ गोलियां भी देता है और उसे सुला देता है। अगले दिन जब मोहित रवि के कमरे में जाता है तो वो चौंक जाता है। रवि अपने कमरे में नहीं था। ये रवि कहाँ चला गया? मोहित को कुछ पंजों के निशान दिखाई देते हैं। वो चौंक जाता है क्योंकि पंजों के निशान किसी आदमी के नहीं थे बल्कि किसी भेड़िए के थे। वो उन पंजों के निशान का पीछा करता है। ये पैरों के निशान यहाँ पर कैसे? ये तो बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं। वो उन निशानों का पीछा करता हुआ बेसमेंट तक जा पहुंचता है। तभी देखता है कि रवि दीवार के किसी कोने में बैठकर कुछ खा रहा होता है। रवि के सर के बाल झड़ चुके थे और उसके पैर पर भेड़िए की भांति लंबे और नुकीले नाखून आ चुके थे। रवि, क्या हो गया तुझे? तभी रवि उसकी ओर चलता है और रवि का चेहरा देखकर मोहित के होठ। शादी के बाद घूमने केरल आए हुए थे। उन्होंने वहां रहने के लिए एक रिजॉर्ट बुक किया। वो रिजॉर्ट एक बहुत बड़े जंगल के बीच में बनाया हुआ था जो पहले एक पागल खाना हुआ करता था। उस रिजॉर्ट में वैसे ही बहुत कम यात्री ठहरने के लिए आते थे क्योंकि वो घने जंगल के बिल्कुल बीचों बीच था। रवि और रोशनी उस रिजॉर्ट में एक कमरा बुक कर लेते हैं। ये होटल शहर से इतनी दूर क्यों बनाया गया है? पता नहीं,
मैंने कभी ऐसे होटल के बारे में नहीं सुना जो इतनी सुनसान जगह पर बनाया गया है, जबकि होटल और रिजॉर्ट शहरी इलाकों में बनाए जाते हैं जहाँ लोगों की भीड़ हो। तुम सही बोल रही हो, इस रिसोर्ट का प्राइस कम था, इसीलिए मैंने इसे ही बुक कर लिया। कुछ देर बात करने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। रात के 3 बज रहे थे, तभी कोई उनके कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाता है। रोशनी की आंख खुलती है। ये इतनी रात को कौन दरवाजा खटखटा रहा है? रोशनी दरवाजा खोलती है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता। बड़ी अजीब बात है, दरवाजा कौन खटखटा रहा था? रोशनी को गेट के पास एक पर्ची मिलती है जिस पर लिखा होता है, कृपया खाना खाने से पहले हाथ धोएं। ये क्या बकवास, जरूर कोई मस्ती कर रहा है, पर इतनी रात को दरवाजा कौन खटखटाएगा? रोशनी यही सब सोच रही होती है, तभी रोशनी के सामने एक कटा हुआ हाथ दिखता है। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? वो बाहर मैंने कटा हुआ हाथ देखा। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, जल्दी चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो देखते हैं। रवि और रोशनी दोनों रूम के गेट पर जाके देखते हैं तो वहाँ पर कुछ नहीं दिखता है। कहाँ है कटा हुआ हाथ, दिखाओ मुझे। अभी मैंने यही देखा था, मेरा यकीन करो, मुझे ये होटल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चुप करो और चुपचाप सो जाओ। जरूर तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा। रात बहुत हो गई है। रवि रोशनी को चुप करा देता है और वो दोनों सोने चले जाते हैं। पर वो घटना रोशनी के दिमाग में अभी भी चल रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी ये अचानक उसके साथ क्या हुआ। वो सोने की कोशिश कर रही थी पर सो नहीं पा रही थी। रोशनी जैसे ही सोने के लिए आंख बंद करती है, वैसे ही फिर से उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। रोशनी दरवाजे की तरफ देखती है, तभी वहाँ एक परछाई दरवाजे के नीचे से अंदर आती है। वो रवि को जगाने की कोशिश करती है तो वो देखती है रवि वहाँ पर नहीं है। रवि, रवि, कहाँ हो तुम? रोशनी रवि को ढूंढ ही रही होती है, तभी उसके सामने एक अजीब से चेहरे वाला इंसान आ जाता है जिसका शरीर कंकाल की भांति बिल्कुल पतला था और उसके चेहरे पर कई सारे घाव के निशान थे। रवि, बचाओ मुझे। तभी रवि रोशनी को नींद से उठाता है। रोशनी, क्या हुआ तुम्हें, बताओ मुझे। रवि, अभी मैंने एक अजीब से चेहरे वाले इंसान को देखा जो बहुत डरावना था। मुझे इस होटल में नहीं रुकना। रोशनी, तुमने एक डरावना सपना देखा और कुछ नहीं। रवि रोशनी को समझाकर सुला देता है। अगला दिन होता है। रवि रिसेप्शन काउंटर पर जाता है और मैनेजर से पूछता है, मैनेजर, इस होटल में कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही है, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? और यहाँ लोग भी बड़े कम हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जरूर कोई डरावना सपना देखा होगा। इस होटल से पहले यहाँ एक पागल खाना हुआ करता था जिसमें कई सारे पागलों का इलाज किया जाता था। फिर एक दिन कुछ डॉक्टरों ने रोजमर्रा की तरह एक पागल का इलाज कर रहे थे, तभी अचानक वेंटिलेटर का मशीन खराब हो जाती है और उस पागल की मौत हो जाती है। फिर उस दिन के बाद से उस अस्पताल में एक के बाद एक मौतें होने लगी। फिर कुछ सालों बाद इस अस्पताल को बंद कर दिया गया और इसे एक रिसोर्ट में बदल दिया गया। ठीक है, मैं चलता हूँ अब। रवि अपने कमरे में चला जाता है। वहाँ कमरे में उसे एक अजीब सी दुर्गंध आ रही होती है। वो अपने बेड पर जाकर देखता है तो वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई रहती है। उसे देखकर वो चिल्लाता है, रोशनी, रोशनी, कहाँ हो तुम? रोशनी। हाँ बोलो, चिल्ला क्यों रहे हो? ये लाश किसकी है? कौन सी लाश? कहाँ है? ये देखो बेड पर। अरे ये लाश कहाँ गई? अभी तो मैंने यहाँ देखी थी। मेरा यकीन करो रोशनी, मैंने यहाँ एक काली परछाई में एक लाश देखी थी। रवि, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें इस होटल में अब और रुकना ठीक नहीं। दोनों फटाफट अपना सामान पैक करते हैं और हॉल में आ जाते हैं। हॉल में जाकर वो देखते हैं कि वहां पर कोई भी नहीं है। पूरा हॉल खाली था। ये क्या? ये तो पूरा हॉल खाली है। ये कैसे हो गया? रवि और रोशनी गेट खोलने की कोशिश करते हैं पर गेट नहीं खुलता। वो दोनों मैनेजर को आवाज लगाते हैं, मैनेजर, मैनेजर, कहाँ हो तुम? रवि, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मैं कुछ करता हूँ। तभी हॉल की लाइट अचानक बंद हो जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। रोशनी, कहाँ हो तुम? तभी अचानक दो लोग रवि और रोशनी का मुंह पकड़ लेते हैं और उन्हें बेहोश कर देते हैं। रात थी, तेज हवाएं चल रही थी। बादलों की तेज गड़गड़ाहट में एक लड़का और एक लड़की कार में बैठकर चले जा रहे थे। वे दोनों एक सुनसान सड़क से होते हुए अपने घर पर जा रहे थे।
रिया, घर पहुंचते ही हम सबसे पहले वहाँ का डेकोरेशन करेंगे, क्योंकि कल तुम्हारा बर्थडे जो है। हाँ रोहित, जल्दी चलो, मुझे अब इंतजार नहीं होता, ये मेरा सबसे बेस्ट दिन है। तभी अचानक रोहित की कार के सामने एक बच्चा आ जाता है। रोहित की कार से वह टकराकर हवा में उछल जाता है। रोहित हड़बड़ाकर कार रोकता है। रोहित, क्या हुआ? तुमने अचानक से कार क्यों रोक दी? रिया, अभी कार के सामने अचानक एक बच्चा आ गया और मेरी कार से उसका एक्सीडेंट हो गया। ये मुझसे क्या हो गया? कौन सा बच्चा? मैंने तो किसी बच्चे को नहीं देखा। रिया, एक बच्चा मेरी कार के सामने अचानक आ गया। रिया और रोहित कार से बाहर उतरते हैं और देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं रहता है। रवि ये देखकर हैरान हो जाता है। कहाँ है लाश रोहित? रिया, अभी यहीं पर थी लाश। रोहित, तुम एक काम करो, अपना दिमाग थोड़ा ठीक करो ताकि तुम अच्छे से ड्राइव कर सको। ठीक है रिया। रोहित और रिया अपने घर की ओर निकलते हैं। कुछ देर बाद वे दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। यह देखकर दोनों चौंक जाते हैं। रिया, ये दरवाजा किसने खोला, तुम्हें पता है? नहीं रोहित, दरवाजा किसी ने तोड़ा है। ये देखो, कांच के टुकड़े यहाँ पर बिखरे हुए हैं। ये घनश्याम कहाँ गया? कहीं दिख नहीं रहा। हाँ, कहीं उसी ने तो दरवाजा नहीं तोड़ा। नहीं, घनश्याम इस घर की रखवाली पिछले 5 सालों से कर रहा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। मुझे तो उसी पर शक है। अगर ऐसा नहीं है तो वे कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा। रिया और रोहित दोनों गार्डन में देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं दिखता है। वे दोनों घनश्याम को पुकारते हैं। घनश्याम, घनश्याम कहाँ हो तुम? तभी रोहित के ऊपर खून की कुछ बूंदें टपकती है। अरे ये क्या? ये खून कहाँ से आया? रोहित और रिया ऊपर देखते हैं, जिसे देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। पेड़ पर घनश्याम की लाश लटकी हुई थी। उस लाश की दोनों आंखें नहीं थी, मानो जैसे किसी ने उन्हें नोच लिया हो। ये अचानक मंजर देखकर रोहित और रिया काफी डर जाते हैं। रिया, ये क्या? ये किसने किया? रोहित, मुझे डर लग रहा है। घनश्याम को किसने मारा होगा और इतनी बुरी तरह से? ये सब किसने किया होगा? रोहित पुलिस को कॉल करता है पर कॉल नहीं लगता। ये क्या? यहाँ तो बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। आज से पहले यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ। रोहित, हमें यहाँ से चलना पड़ेगा। चलो, सबसे पहले घर के अंदर चलते हैं। देखते हैं कहीं ये काम किसी चोर का तो ना हो। शायद हमें कुछ मिल जाए जिससे हम पता लगा सके कि घनश्याम को किसने मारा है। रिया और रोहित घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि घर का नजारा कुछ और ही है। हर जगह टूटी फूटी दीवारें, फर्नीचर टूटे हुए और फर्श पर खून बिखरा हुआ था। रोहित, ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या करें? जरूर ये खून घनश्याम का होगा। चोर ने उससे हाथापाई की होगी और उसकी जान ले ली होगी। तभी एक साया रवि के सामने तेजी से भागता है। रिया, देखा तुमने? अभी यहाँ से कोई भागा। लाइट ऑन करो जल्दी से। लाइट का स्विच कहाँ है? मुझे नहीं दिख रहा है। रिया लाइट का स्विच खोजते हुए उसका हाथ किसी के हाथ पर पड़ता है। वो चीखती है। रोहित, अभी ऐसा लगा कि जैसे किसी का हाथ पकड़ा है। ये तुम क्या बोल रही हो? रुको, मैं लाइट का स्विच ऑन करता हूँ। रोहित लाइट का स्विच ऑन करता है पर लाइट ऑन नहीं होती है। शायद शॉर्ट सर्किट हुआ है। मुझे अपना मोबाइल दो जरा। रिया और रोहित अपने कमरे में चले जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं ताकि वे पुलिस को कंप्लेन कर सके। वे दोनों बिस्तर पर सो रहे होते हैं। तभी रिया को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज किसी बच्चे की होती है। ये क्या? हम दोनों के अलावा घर में कोई नहीं है, फिर ये किसका बच्चा रो रहा है? रिया मोबाइल की टॉर्च ऑन करके कमरे के बाहर जाती है तो देखती है सीढ़ियों पर एक बच्चा बैठा है जो रोए जा रहा है। रिया उसके पास जाती है। कौन हो तुम? कौन हो? जवाब दो, कौन हो तुम? वह बच्चा रोए जा रहा था। कोई जवाब नहीं देता है, बस रोता जाता है। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। चिल्लाते हुए वहाँ से रिया भागती है और रोहित को जगाती है। रोहित, तुमने आज किसी बच्चे का एक्सीडेंट किया था ना? वे मुझे अभी दिखा सीढ़ियों पर। क्या?
ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? रोहित और रिया दोनों कमरे के बाहर जाते हैं और देखते हैं कि सीढ़ियों पर कोई नहीं था। कुछ देर बाद उन्हें नीचे से घनश्याम की आवाज सुनाई देती है। सर आप कहाँ हो? सर आप कब आए? घनश्याम तुम जिंदा हो? ऐसा कैसे हो सकता है? रोहित के इतना बोलते ही घनश्याम रोहित का गला पकड़ लेता है और उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और घनश्याम उस बच्चे में बदल जाता है। तेज हवाएं, रात के गहन अंधेरे में तेज बारिश ये बयान कर रही थी कि वो रात अमावस्या की रात है। इस बीच एक लड़की जंगल के बीचों बीच दौड़ी जा रही थी, मानो जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। हाफते हुए लड़की दौड़ रही है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ प्लीज। भागते हुए वो लड़की किसी पत्थर से टकराकर धड़ाम से गिर जाती है। तभी वो देखती है कि एक काली परछाई उसकी तरफ दौड़ती आ रही है। रवीना डर के मारे जोर से चिल्लाती है। रवीना की आंख खुलती है और वो खुद को अपने कमरे के बिस्तर पर लेटी हुई पाती है। ये मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ कब आई? रवीना को कुछ भी याद नहीं रहता है कि पिछली रात उसके साथ क्या हुआ था। उसके माता पिता कुछ दिनों से बहुत ही परेशान थे, क्योंकि जब से रवीना उस घने जंगल से उन्हें मिली थी, तब से घर में अजीबोगरीब चीजें हो रही थी, जैसे रात के अंधेरे में किसी का दरवाजे पर दस्तक देना, घर में रखे खाने में कीड़े पड़ जाना और किसी अनजान परछाई का घर के खिड़कियों तथा दरवाजों पर दिखाई देना। ये सभी घटनाएं इस बात का सबूत दे रही थी कि जरूर उनके घर में किसी नकारात्मक ऊर्जा का वास है। इन सभी घटनाओं से परेशान उसके माता पिता एक पादरी के पास जाते हैं और उन्हें अपने घर में हो रही पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में बताते हैं। फादर, मेरी बेटी कई दिनों से अजीब सा बर्ताव कर रही है। पिछली बार वो 2 दिनों से लापता थी। खूब छानबीन करने पर वो हमें पास के एक घने जंगल में बेहोश पड़ी मिली। तभी से उसके बर्ताव में और हमारे घर में अजीब सी चीजें हो रही हैं। आपके बेटी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो कोई बीमारी या छोटी बात नहीं है, बल्कि आपकी बेटी पर एक बहुत ताकतवर शैतान का साया है जो आपकी बेटी से जुड़ गया है। क्या फादर, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं सच बोल रहा हूं। आपकी बेटी पर शैतान का साया है जो धीरे धीरे आपकी बेटी को अंदर ही अंदर खा रहा है। तो फादर, क्या आप इसका कोई हल नहीं बता सकते कि मैं अपनी बेटी को कैसे बचा सकता हूं? फादर रवीना के पिता को एक नींबू देते हैं और बोलते हैं, ये नींबू लीजिए और इसे आप अपने घर के किसी कोने में रात को रख दीजिए। अगर नींबू का रंग बदल जाता है तो आपके घर में जरूर शैतानी शक्ति है। रवीना के पिता उस नींबू को लेके आते हैं और रवीना के कमरे में रख देते हैं। सुबह होती है। रवीना के पिता जब रवीना के कमरे में नींबू लेने जाते हैं तो वो देखते हैं कि नींबू बिल्कुल काला पड़ जाता है। ये देखकर रवीना के पिता की सांसें ठंडी पड़ जाती है। ये क्या? ये नींबू तो बिल्कुल काला पड़ गया। तभी उनके पीछे से रवीना बोलती है, रमेश, क्या देख रहा है? ये नींबू का रंग कैसे बदल गया? मैं यहाँ तेरी बेटी की मौत बनकर आया हूँ। तू इसे बचा नहीं पाएगा। इतना बोलते ही
रवीना की आंखें कभी लाल तो कभी काली होने लगती है। ये देखकर उसके पिता डर से कांपने लगते हैं। तभी रवीना की गर्दन पीछे की ओर घूम जाती है और वो जमीन पर धड़ाम से गिर जाती है। रवीना, उठो बेटा, उठो रवीना। रवीना के पिता फादर को बुलाते हैं और रवीना के हाथ पांव बेड से बांध दिए जाते हैं। अब रवीना पर गंगा जल की कुछ बूंदें छिड़की जाती हैं। गंगा जल छिड़कते ही रवीना हवा में तैरने लगती है और उसका शरीर घूमने लगता है। फादर, ये क्या हो रहा है? फादर, जल्दी कुछ करो। घबराओ मत रवि, तुम गंगा जल पकड़ो। फादर किताब निकालते हैं और किताब में लिखा मंत्र पढ़ते हैं। El Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel। और रवीना की बॉडी धीरे धीरे नीचे आ जाती है और वो बैठ जाती है। फादर, अगर तू अपनी जान से प्यार करता है, इस लड़की की शरीर को छोड़ दे, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। तू है कौन और इस लड़की को क्यों मारना चाहता है? मेरा नाम रविकांत है। कुछ लोगों ने मुझे धोखे से मारकर मुझे पास के जंगल में फेंक दिया था। कई दिनों तक मेरी रूह यूं ही भटक रही थी और किसी कमजोर शरीर की तलाश कर रही थी ताकि उस शरीर के माध्यम से मैं अपनी कातिलों का बदला ले सकूं। एक दिन ये लड़की उस जंगल में होकर जा रही थी और मेरी नजर इस पर पड़ी और मैंने इसके शरीर पर कब्जा कर लिया। किन लोगों ने तुझे मारा, बता मुझे। रवीना अपने पिता की ओर इशारा करती है। ये देखकर रवि डर जाता है और माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। तूने माफ किया था मुझे? बोल, मैं कितना गिड़गिड़ा रहा था उस दिन, अपनी जान की भीख मांग रहा था, पर तूने और तेरे दोस्तों ने मुझे बेरहमी से मार डाला। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और तेरी बेटी को भी मार डालूंगा। इतना बोलकर रवीना अपने पिता पर गिलास फेंक कर मारती है, जिससे उसके पिता के सर पर एक गहरी चोट लग जाती है और फादर को ढकेलते हुए वो कमरे से बाहर भाग जाती है। रवि, उठो रवि, हमें जल्द से जल्द रवीना पर एक्सोर्सिज्म करना होगा, नहीं तो वो शैतान रवीना की रूह को अपने साथ ले जाएगा और साथ में तुम्हें भी। फादर और रवीना के पिता रवीना को ढूंढते हैं और उन्हें हॉल में एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई देती है। तभी वो दोनों उसके पास जाते हैं और उसे हिलाते हैं। ऐसा करते ही वो लड़की एक शैतान में बदल जाती है और फादर और रवि को उठाकर फेंक देती है। फादर, ये क्या चीज है? ये वही शैतान है जो तुम्हारी बेटी के शरीर पर कब्जा कर रहा है। अब तुम ही तुम्हारी बेटी को बचा सकते हो। वो कैसे फादर? ये लो क्रॉस, इसे जाकर जल्दी से अपनी बेटी के गले में डाल दो। ऐसा करते ही वो शैतान तुम्हारी बेटी के शरीर से निकल जाएगा। रवीना के पिता धीरे धीरे उस शैतान की ओर बढ़ती है और जैसे ही उसे क्रॉस पहनाने की कोशिश करते हैं तो वैसे ही वो शैतान रवीना के पिता का हाथ तोड़ देता है और क्रॉस उसके पिता के हाथ से छूट जाता है और जमीन पर गिर जाता है। फादर, मुझे बचाओ। फादर जैसे ही वो क्रॉस उठाने जाते हैं, वो शैतान फादर को उठाकर हवा में उछाल देता है और रवि का दूसरा हाथ भी तोड़ देता है। रवि दर्द से तड़प रहा होता है। तड़प तो आज तड़प,
तू भी आज तड़प कर मरेगा जैसे तूने मुझे मारा था। इतना कहकर वो शैतान अपने हाथों से रवि की गर्दन उखाड़ देता है। वहां पीछे से फादर वो क्रॉस लेकर रवीना की गर्दन में डाल देते हैं। लॉकेट पहनते ही वो शैतान रवीना के शरीर को छोड़कर हवा हो जाता है। फादर ने रवीना को तो बचा लिया, पर उसके पिता को नहीं बचा पाए और फादर रवीना को लेके वहां से चले जाते हैं। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना भूलना मत।